अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एमर सुमरो। आज फिर से इंटरनेशनल लॉ के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 8 है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के। इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के। नंबर 1 पे स्टेट, नंबर 2 पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 पे नॉन स्टेट एक्टर, नंबर 4 पे इंडिविजुअल्स। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, तो हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स के इंटरनेशनल लॉ लागू, जो एप्लीकेबल जो है किसके ऊपर होता है। इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट्स हैं कि इंटरनेशनल लॉ किस किस चीज़ों पे, किन किन चीज़ों के ऊपर लागू होता है, किन किन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जस्ट ये कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का। तो नंबर 1 पे हमारे पास स्टेट। तो इंटरनेशनल लॉ जो है रियासतों, स्टेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। स्टेट भी इंटरनेशनल लॉ की सब्जेक्ट है। स्टेट आर दी ओरिजिनल एंड मेजर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। स्टेट्स क्या हैं? ओरिजिनल और मेजर सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बनाई स्टेट के लिए था। वर्ल्ड वार 2 के बाद स्टेट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी तबाह हो गई थी, इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ बनाया गया था। तो इसीलिए स्टेट जो मेजर और ओरिजिनल सब्जेक्ट है and their legal personality derive from the very nature and structure of the international system। और जो स्टेट की जो लीगल पर्सनालिटी है वो फ्रॉम द नेचर ही ली गई थी। जब इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर बनी, तभी से स्टेट को लीगल पर्सनालिटी मिल गई थी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेटेड है ही स्टेट के ऊपर। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ में वो स्टेट के रिलेटेड ही होगा। ऑल स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वलिटी एंजॉय द सेम डिग्री ऑफ इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी। पूरी स्टेट्स, पूरी रियासतें जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं, तो उन सबको एक जितनी एक सेम जो है इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी दी गई है। ऐसे नहीं कि एक स्टेट स्टेबल है तो उसको ज़्यादा दी गई, एक कम है तो उसको कम लीगल पर्सनालिटी दी गई। नहीं, इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर हैं स्टेट्स, उसको सेम इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी दी गई है। और इंटरनेशनल लॉ जो है प्राइमरली कंसर्न करता है राइट, ड्यूटीज़ और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो भी इंटरेस्ट हो, मफाद हो, कोई भी राइट हो, ड्यूटी हो, उससे डील करती है इंटरनेशनल लॉ। नॉर्मली द रूल ऑफ कंडक्ट दैट इंटरनेशनल लॉ प्रिस्क्राइब्ड आर रूल्स व्हिच आर स्टेट आर ऑब्जर्व। और नॉर्मली जो रूल ऑफ कंडक्ट हैं, जो इंटरनेशनल लॉ प्रिस्क्राइब कर रही है, जो इंटरनेशनल लॉ बता रही है, तो वो स्टेट से ही ऑब्जर्व किए गए हैं। तो इसीलिए ही स्टेट जो है ओरिजिनल एंड मेजर सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के। नंबर 2 पे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट established by a treaty between two or more states. Its function transcend national boundary. It is for certain purposes a subject of international law। तो सिंपली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? एक स्टेट्स की एसोसिएशन है जो थ्रो ट्रीटी इस्टेब्लिश होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं। किस थ्रो ट्रीटी वो इस्टेब्लिश होती हैं बिटवीन टू और मोर स्टेट के बीच में एक ट्रीटी हो, उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो, बने। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है कि वो नेशनल इंटरनल बाउंड्रीज में रहकर अपना काम परफॉर्म करे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लॉ के तहत बनी है। उसको भी कुछ सर्टेन पर्पस दिए गए हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ।
जैसे कि यूनाइटेड नेशन, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पीस एंड मेंटेन कायम करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या काम है कि हेल्थ के रिलेटेड जो भी काम हो वो ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी। दूसरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड हो रहे हैं, तो ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनाइटेड चार्टर का जो आर्टिकल 2 है, 2A, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बना हुआ है। वो डिस्कस करता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हैं। तो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको डिफाइन किया गया है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेब्लिश होती है थ्रू ट्रीटी, और वो गवर्न होती है, वो चलती है इंटरनेशनल लॉ के तहत। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी होती है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया जाता है एज अ मेंबर इन द एडिशन ऑफ स्टेट। ओरिजिनल एंड मेजर क्या है, स्टेट, उसकी एडिशन में जो अदर एंटिटी इंक्लूड की जाती है वो होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 3 पे है नॉन स्टेट एक्टर। सिंपली नॉन स्टेट एक्टर, इसमें भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट से फंडेड ना है, जिसको गवर्नमेंट पेमेंट ना करे, गवर्नमेंट फंड ना दे। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूड हैं नॉन स्टेट एक्टर में। तो नॉन स्टेट एक्टर इंक्लूड कारपोरेशन, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड NGOs जो इंटरनेशनल लेवल पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी चल रही हैं, NGOs, तो वो भी नॉन स्टेट एक्टर में इंक्लूड है। एज वेल एज पैरामिलिट्री एंड आर्म्ड ग्रुप्स, वो भी नॉन स्टेट एक्टर में शामिल है। दे आर नॉट एफिलेटेड विथ और फंडेड थ्रू द गवर्नमेंट। और वो जो ऑर्गेनाइजेशंस, वो आर्म्ड ग्रुप्स, वो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं होते और ना ही गवर्नमेंट उसको फंड देती है। तो ये भी इंटरनेशनल लॉ के तहत बनी होती हैं, उसको इंटरनेशनल लॉ के तहत लीगल पर्सनैलिटी मिली होती है। तो ये क्या है, नॉन स्टेट एक्टर, ये भी एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। आर्म्ड ग्रुप आल्सो हैव ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ टू प्रोटेक्ट दोज डिनाइड इन देयर कस्टडी। तो सिंपली आर्म्ड ग्रुप्स का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्ज़ा था, तो तालिबानों ने इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया, डिफेक्टो गवर्नमेंट हासिल की। तो ये है आर्म्ड ग्रुप। तो इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत उसको भी कुछ ऑब्लिगेशन है कि अगर आपकी कस्टडी में कोई पर्सन है तो उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत। तो नॉन स्टेट एक्टर नेशनल लेवल पर भी होते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, अल-कायद हो गई, जो ये नेशनल लेवल पे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जो स्टेट को प्रेशर में डालते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स के दो प्रोस्पेक्टिव हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि रिलीजियस के पर्पस के लिए कोई काम कर रहा है या कोई ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है, तो ये क्या है, नॉन स्टेट एक्टर बट पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में क्या आ जाता है कि जो वो ग्रुप्स, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिस्ट के लिए काम करे, जो टेररिस्ट फैलाएं या
एक स्टेट के दूसरे स्टेट तक वेपन ट्रांसफ़र करें, तो ये कौन सी हैं? ये होती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास जो वेपन्स ट्रांसफ़र करती हैं एक स्टेट दूसरे स्टेट तक, ड्रग्स ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये सारे जो हैं ये सब नॉन स्टेट एक्टर हैं जिसको गवर्नमेंट फंड नहीं देती, ना ही वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड होती हैं। तो एंड्रो कैलिफन ने एक डेफिनेशन सजेस्ट की थी नॉन स्टेट एक्टर के कॉन्सेप्ट के लिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन स्टेट actor is generally understood as individual any entity that is not actual state, often used to refer to armed groups, terrorist, civil society, religious group और corporation। तो एंड्रो कैलिफन ने जर्नली एक डेफिनेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया था नॉन स्टेट एक्टर का कि जर्नली नॉन स्टेट एक्टर एक एंटिटी है बट एक्चुअल वो स्टेट नहीं है, क्योंकि वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो रेफर्स करती हैं उसमें इंडिविजुअल आर्म्ड ग्रुप्स आ जाते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं, सिविल सोसाइटी भी हमारी आ जाती है, जैसे कि तालिबान सिविल सोसाइटी थी, आर्म्ड ग्रुप थे। तो इन्होंने किया डिफेक्टो रिकग्निशन हासिल की रिलीजियस पर्पस के लिए जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल, जो गवर्नमेंट से फंड नहीं ले रहे, तो ये भी रिलीजियस ग्रुप और कॉरपोरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट था एंड्रो कैलिफन का। फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं आर्टिकल नंबर 6 ऑफ द कोटोनो एग्रीमेंट। एक कोटोनो एग्रीमेंट हुई थी स्टेट्स के बीच में, उसका आर्टिकल नंबर 6 डिफाइन करता है एक्टर को कि स्टेट भी एक्टर है और नॉन स्टेट एक्टर भी हैं। तो स्टेट में कौन कौन से एक्टर होते हैं? लोकल, नेशनल एंड रीजनल। ये वो एक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं। और नॉन स्टेट एक्टर कौन कौन से होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर वो जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट से फंडेड नहीं होते, ना ही गवर्नमेंट से एफिलेटेड होते हैं। इकोनॉमिकली एंड सोशल पार्टनर होते हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो इकोनॉमिकली भी डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी डेवलप हो रहे हैं और सोशली भी डेवलप हो रहे हैं। उनका रिलेशन जो है मजबूत होता हुआ जा रहा है। तो दैट इज़ इन दोनों का इकोनॉमिकली एंड सोशल ये दो पार्टनर है, उसमें ट्रेड यूनियन भी आ जाती है और सिविल सोसाइटी इन ऑल इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरेक्टर। जो सिविल सोसाइटी है उन लोगों का भी सोशल रिलेशन अच्छा होता है। जो प्राइवेटली इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, प्राइवेट ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जो इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं प्राइवेटली अपना, तो ये भी क्या है? नॉन स्टेट एक्टर हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट नॉन स्टेट एक्टर का। तो उसके बाद है नंबर 4 इंडिविजुअल्स। तो इंटरनेशनल लॉ हैज़ रिकैप्चर्ड द कंसर्न फॉर इंडिविजुअल्स एंड individuals has become recognized as a participant and subject of this law। तो सिंपली जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिकैप्चर कंसर किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ पार्टिसिपेंट इंटरनेशनल लेवल पे, और सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी किया गया था इंडिविजुअल्स को, क्योंकि इंडिविजुअल्स ऐसे बहुत सारे हैं जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं जाते हैं उम्रे करने के लिए, तो हम इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं, उसकी इंडिविजुअल्स की कंपनी होती है, उसके थ्रू हम जाते हैं उम्रे पे, हज पे, या कहीं घूमना होता है, टूरिस्ट होते हैं, ये क्या इंडिविजुअल्स हैं। तो ये भी इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं। तो बेसिकली व्हेन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ कमिंग टुगेदर विद द इवोल्यूशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ, individuals have a sort of legal personality under international law. They are granted certain rights and subject to certain obligation directly under international law। तो बेसिकली जब ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ की एवोल्यूशन हुई, तो उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी
जो है एवोल्यूशन हुई, उसको भी एवोल्यूट किया गया, उसको भी डेवलप किया गया साथ साथ, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स लॉ है और ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो इंडिविजुअल्स के लिए है कि उसका इंडिविजुअल्स का राइट वायोलेट ना हो। तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिविजुअल्स को भी बहुत सारी लीगल पर्सनैलिटीज़ दी गई हैं और उसको कुछ सर्टेन राइट्स भी दिए गए हैं, क्योंकि इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, तो उसको भी कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दी गई हैं डायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ के तहत। तो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इंडिविजुअल्स को कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। Nowadays, international law reaches beyond nation. Many acts such as certain criminal act, trade, finance, commercial relation, environmental issues, human rights and more. Now international law directly touch individuals. तो सिंपली जो इंटरनेशनल लॉ है इस वक्त बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्ट को कंसर्न करता है जो इंडिविजुअल्स के रिलेटेड हैं। जैसे कि इंडिविजुअल कोई क्रिमिनल एक्ट करता है दूसरे मुल्क में जाकर, या इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है, जो प्राइवेट पर्सन्स आपस में मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, या फाइनेंस के रिलेटेड कोई इशू है, या कमर्शियल रिलेशनशिप हैं, या इन्वायरमेंटल के हवाले से कोई इशू है, या कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करता है। तो ह्यूमन राइट्स के हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ। तो अगर उसकी कोई वायोलेट करता है तो ये सब इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं। तो इस वक्त इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को टच कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था इंडिविजुअल्स का। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ के तहत इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। तो बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के। अगर आप बात करना चाहें तो इसके अलावा भी हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें मोस्टली पढ़ाए जाते हैं, वो ये 4 सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।